बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, जिस तरह से आज हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। आज उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है और आप इंशाल्लाह इसको जल्दी आप इसको समझ जाएंगे और याद कर लेंगे। अच्छा, वो टॉपिक है, ये टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू मेम्ब्रेन। एक्टिव, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सबसे पहले डेफिनेशन, जिस तरह से हमने बात की है डिफ्यूजन की, उसकी दो टाइप्स पढ़ी, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, सिंपल डिफ्यूजन का क्या मतलब था कि लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हायर कंसंट्रेशन से जाना, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो सब्सटेंस का मूव करना, ठीक है, उसको कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है कोई चीज़ उसको फैसिलिटेट कर रही है, जैसे कि कैरियर प्रोटीन्स हैं, उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आता है जो कि ट्रांसपोर्ट करवाती है सब्सटेंस को हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि एक्टिवली जो है वो मूवमेंट होती है। एक्टिवली मूवमेंट का मतलब कि इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत हो, ठीक है। और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, यानी कि हमने पहले तो बात की ना कि जहाँ पे एक एक सेल है, उसकी दूसरी और उससे उसने बाहर जाना है एक सब्सटेंस है, और बाहर अगर कंसंट्रेशन कम है और अंदर ज़्यादा है तो वो सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन जो है वो मूव करेगा। इस दौरान में कोई एनर्जी उसको नहीं लगेगी, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डाउन हिल जा रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि अप हिल जाना है, मीन्स के लोअर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन जाना, ठीक है। अब अगर बाहर जो है 10 मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, अंदर 8 हैं, अब इन्होंने बाहर की तरफ मूव करना है, तो ये कंसंट्रेशन हायर है, इसमें इतनी जगह नहीं है कि वो इसको ले सके, तो मूव नहीं करते डिफ्यूजन में। लेकिन जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो यहाँ से लोअर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स द हाई कंसंट्रेशन जो है वो सब्सटेंस मूव करते हैं, और इस दौरान में एनर्जी लगती है, ठीक है, एनर्जी यूज होती है क्योंकि उसने ज्यादा एक रश की जगह पे जाना है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, ठीक है। When a cell membrane moves molecule or ions uphill against a concentration gradient or uphill against an electrical or pressure gradient, the process is called active transport। मतलब कि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है, मतलब बाहर ऑलरेडी इतने ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है, या प्रेशर इतना ज़्यादा है बाहर और उधर प्रेशर की तरफ मूव करना है, ठीक है, ठीक हो गया, अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना है तो उसके लिए एनर्जी लगती है, उसको कहते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके। अच्छा, अब जो ट्रांसपोर्ट होती है ना, एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट को दो में डिवाइड किया जाता है। नंबर एक, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड सेकंड इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, अब प्राइमरी और सेकेंडरी में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि जब एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो लगनी है इस ट्रांसपोर्ट में, और एनर्जी इज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एटीपी ब्रेक होंगे एडीपी में, और वो जो है एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो सब्सटेंस मूव होंगे, ठीक है। ओके, अब in secondary active transport the energy is derived from the energy that has been stored in the form of ionic concentration differences of secondary molecule ionic substances between the two sides of cell membrane, ठीक है। In both cases transport depends on carrier protein that penetrate through the cell membrane as true for the facilitated diffusion, ठीक है। सिंपल सी बात है, परेशान होने वाली बात नहीं है। क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट? क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ठीक है। उसकी दो टाइप्स है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें ये बता रहे हैं कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी से। एटीपी टूटेंगे, एनर्जी देंगे, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी लगती है और ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो सब्सटेंस मूव करते हैं, लेकिन वो एनर्जी जो होती है वो उन आयोनिक कंसंट्रेशन की वजह से आ रही होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के इनर और आउटर साइड्स पे पड़े होते हैं, ठीक है। एक सेकेंडरी सोर्स से एनर्जी आए तो वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक प्राइमरी सोर्स यानी कि एटीपी से एनर्जी आए तो वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है।
ठीक है। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल्स के कौन कौन सी जगह जहाँ पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, उसमें है सोडियम पोटाशियम पंप ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस आउट ऑफ द सेल एंड पोटाशियम आयन इनटू द सेल। ठीक है। इसके अंदर जो है ये एक डायग्राम है, ये अगर आप इसको गौर से समझ लें तो ये आपको इजी हो जाएगा। इसका सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, जिस तरह से हमने बात की कि लिपिड बाइलेयर, उसके अंदर पेनिट्रेटेड जो है वो प्रोटीन्स होती हैं। उन प्रोटीन्स को कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं, चैनल प्रोटीन्स भी होती हैं। चैनल प्रोटीन जिसके अंदर चैनल बना होता है, एक रास्ता बना होता है जिससे सब्सटेंस मूव कर रहा है, वो सिंपल डिफ्यूजन के अंदर। कैरियर प्रोटीन इधर भी जरूरत होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है। ये एक कैरियर प्रोटीन है जिसके अंदर जब अटैच होता है कोई मॉलिक्यूल, उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज होता है और उसको मूव करके अंदर लेके आता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है, तो इसलिए जो है वो इसको एक्टिवली जाना पड़ता है और एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर आप देखिए ये वाला जो है एक कैरियर प्रोटीन है। अब सोडियम और पोटाशियम की का इसमें ट्रांसपोर्ट होनी है, और इसको कहेंगे सोडियम पोटाशियम एटीपीएज पंप। सोडियम पोटाशियम मींस के सोडियम और पोटाशियम की ट्रांसपोर्ट हो रही है, और एटीपीएज का मतलब है यहाँ पे एज आ जाए, इसका मतलब क्या है, ब्रेक डाउन। तो एटीपीएज एक एंजाइम होता है जो कि एटीपी को ब्रेक डाउन करता है, और उसकी वजह से एटीपी ब्रेक होता है और एनर्जी मिलती है और एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा। अब इसमें क्या है कि ये जो जो प्रोटीन है ये वाली, इसके तीन, एक साइड पे जो है वो पोटाशियम के रिसेप्टर्स होते हैं और एक साइड पे सोडियम के रिसेप्टर्स होते हैं। जब सोडियम ने आउट ऑफ द सेल मूव करना है, तो कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रिकल कंसंट्रेशन को बैलेंस रखने के लिए पोटाशियम बाहर से इनसाइड मूव करता है। ठीक है। अब ये देखिए ये तीन सोडियम जब बाहर मूव करेंगे तो दो पोटाशियम बाहर से अंदर आ रहे हैं। ठीक है। अब क्या है मतलब कि इसकी इनर साइड पे, इन इस कैरियर प्रोटीन की इनर साइड पे तीन रिसेप्टर्स है जो कि तीन साइड्स हैं, जो कि तीन सोडियम को अटैच करते हैं, और बाहर दो साइड्स फॉर द पोटाशियम है। जब दो पोटाशियम बाहर की तरफ अटैच होते हैं तो एक स्ट्रक्चरल चेंज आता है, और अंदर से तीन सोडियम इसके साथ अटैच हो जाते हैं अपनी तीन साइड्स पे। क्या होगा, चेंज आने की वजह से ये तीन सोडियम के मॉलिक्यूल जो है वो बाहर मूव करेंगे, और दो पोटाशियम के मॉलिक्यूल्स अंदर मूव करेंगे। इसी दौरान में एटीपी जो होगा वो ब्रेक डाउन होगा एडीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ब्रेक डाउन इनटू द एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपीएज। ठीक है। और एनर्जी प्रोवाइड हुई, और ये इसकी इन दोनों मॉलिक्यूल्स की आयंस की जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गई। ठीक है। ओके। अब इसका मकसद क्या है, ये वाले सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है वो हमारे पास कर क्या रहा होता है, काम क्या कर रहा होता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग सेल वॉल्यूम। अब एक जनरल मैकेनिज्म है कि जहां पर सोडियम मूव करता है ना, जिस तरफ सोडियम मूव कर रहा होगा, वाटर उसी की तरफ मूव कर रहा होगा उसके पीछे पीछे। ठीक है। अच्छा, ये एक सेल के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है ये मैकेनिज्म, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। वो कैसे करता है कि सेल के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल, वाटर भी हैं, जो क्या कहते हैं, प्रोटीन्स मौजूद है और वाटर है। जब वाटर अंदर इंक्रीज होता जाएगा तो क्या होगा, सेल स्वेल कर लेगा, स्वेल करने की वजह से जो है वो ब्रस्ट हो जाएगा। तो इसी को ही बैलेंस करने के लिए कि ताकि सेल का जो वाटर है वो बाहर की तरफ भी मूव करे ताकि अंदर जमा होकर स्वेल ना हो, तो इसके दौरान में क्या करता है कि ये सोडियम जो है बाहर की तरफ जब मूव करता है तो वाटर भी साथ में मूव करता है। ठीक है। तो उसकी वजह से ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो वहां पर अंदर जो वाटर जो है वो अकुमुलेट नहीं होता। ठीक है। द मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग द वॉल्यूम इज फॉलोज इनसाइड द सेल, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो कि एस्केप नहीं कर सकते सेल से बाहर। ठीक है। Most of these protein and other organic molecules are negatively charged and therefore attract large number of potassium, sodium and other positive ions. All these molecules and ions then cause osmosis of water to the interior of the cell. मतलब ये जो है फिर वाटर इंटीरियरली मूव करता है। ठीक हो गया। तो उसको बचाने के लिए कि नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये प्रिवेंट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस नॉट अगेन दैट मैकेनिज्म पंप्स थ्री सोडियम आयंस टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। सोडियम आयन को बाहर करेगा, दो तीन सोडियम को, और दो पोटेशियम आयन जो है वो पम्प्ड इनटू द सेल, इनटू द इंटीरियर। Also, the membrane is far less permeable to sodium ions than to the potassium ion. Once the sodium ions are on the outside,
they have a strong tendency to stay here. The process that thus represents a net loss of ions out of the cell, which also initiates osmosis of water out of the cell. If a cell begins to swell for any reason, the sodium potassium pump is automatically activated, moving still more ions to the exterior and carrying water with them. Therefore, sodium potassium pump perform a continual surveillance role in maintaining normal cell volume. ठीक है, यानी कि उसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, चार्जेस हैं जो कि सोडियम पोटेशियम को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं इनसाइड। जब सोडियम इनसाइड मूव करता है, वाटर भी आता है और वाटर अंदर आने की वजह से स्वेल कर सकता है। तो उसको ही बैलेंस रखने के लिए जैसे ही सेल का वॉल्यूम, अंदर वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, सोडियम को बाहर भेज दिया जाता है और उसकी वजह से जो है वाटर भी साथ ही बाहर मूव कर जाता है। अंदर वाटर का जो कंसंट्रेशन है, लेवल है, वो ज़्यादा नहीं होता और स्वेलिंग नहीं होती। ठीक है, और उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को मेंटेन रखने के लिए, जब पॉजिटिवली चार्ज सोडियम बाहर जाते हैं तो दो पोटेशियम को इसी वजह से अंदर लाया जाता है ताकि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी मेंटेन रहे। ठीक हो गया, तो इलेक्ट्रोजेनिक नेचर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप होती है। ठीक है, दिस एक्शन जो है ना क्रिएट पॉजिटिविटी आउटसाइड द सेल बट रिजल्ट इन अ डेफिशिएंट ऑफ positive ion inside the cell that is causing negatively on the inside. Therefore, the sodium potassium is said to be electrogenic because it creates an electrical potential across the cell membrane. ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का सोडियम पॉजिटिव चार्ज बाहर जाता है, अंदर पॉजिटिव कम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोजेनिक भी कहते हैं क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट करता है इन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह से अब हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है कि किस तरह से जो है उसको मूव किया जा रहा है। अब देखिए सोडियम बाहर भी ज़्यादा, तो उसने मूव करना बाहर और इस दौरान में एनर्जी लग रही है। तो ये जो इस ट्रांसपोर्ट, जो सोडियम और पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट के दौरान में जो एनर्जी लग रही है, इसको अ, इसी वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और प्राइमरीली इस वजह से कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज प्राइमरीली सोर्स जो एनर्जी का एटीपी वो यूज हो रहा है। ओके, नाउ अगली एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयंस। ये भी सेम मैकेनिज्म है वैसा ही। अब इसके लिए क्या होता है कि अनदर इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैल्शियम पंप। ठीक है, कैल्शियम पंप होता है जो कि कैल्शियम को करता है। इसके लिए क्या करना है कि कैल्शियम आयन आर नॉर्मली मेंटेन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन इन द इंट्रासेलुलर साइटोसोल ऑफ वर्चुअली ऑल सेल इन द बॉडी। ठीक है, इसके दो जगह पे होते हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं और कुछ अंदर ऑर्गेनेलिज के अंदर होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दिस लेवल और मेंटेनेंस अचीव मेनली बाय द टू प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैल्शियम पंप्स। वन कहाँ पे मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन पे, टू कैल्शियम को आउटसाइड ऑफ द सेल मूव कराता है। द अदर पंप कैल्शियम इनटू द वन और मोर ऑफ द intracellular vesicular organelle of the cell such as the sarcoplasmic reticulum of the muscle cell, mitochondria in all cells। ठीक है, मतलब क्या कहने का है कि एक सेल है, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, एक तो यहाँ पर चैनल है ये कैल्शियम आयन को ट्रांसपोर्ट करने का, एक इसके अंदर जो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, उसके उसके ऊपर भी कैल्शियम पंप है। इसी तरह जो सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर भी जो है वो कैल्शियम चैनल, अंदर के इंट्रा सेलुलर जो ऑर्गेनेलिज हैं वहां पर भी कैल्शियम का पंप मौजूद होता है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी कैल्शियम को मूवमेंट करवाने के लिए जो है वो कैल्शियम ट्रांसपोर्ट जो मौजूद होती है कैरियर प्रोटीन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी एटीपी यूज हो रही होती है, इस वजह से यहाँ पर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी इसकी। ओके, उसके बाद क्या है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन आइंस। हाइड्रोजन आइंस भी जो है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव करते हैं। अब ये वाले ट्रांसपोर्ट जो आइंस जो है, ये चैनल जो है वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, एक तो होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और दूसरा स्टमक में, और दूसरा है लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स, यानी कि क्या है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, और कोर्टिकल कलेक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द किडनी, यानी कि एक स्टमक में और किडनीज में, इन दो में जो है वो हाइड्रोजन आयंस को पंप करने के लिए ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म और कैरियर प्रोटीन मौजूद होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो होते हैं वो पैराइटल सेल्स होते हैं स्टमक में, वहां पर मौजूद होते हैं। वो क्यों होते हैं, उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जो है उसकी फॉर्मेशन करनी होती है, उसके लिए हाइड्रोजन आयन की जरूरत होती है और वो उस इस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है हाइड्रोजन आयंस की।
और रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं, डिस्टल कन्वर्ट ट्यूब्यूल में और कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स में, वहां पर होते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन इस इधर क्या करने होता है, जरूरत होती है हाइड्रोजन को बॉडी से बाहर निकालना, यानी कि एसिड बेस बैलेंस, जो कि हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे भी। ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखना, इस वजह से जो है वो हाइड्रोजन को इलिमिनेट किया जाता है, एक्सेस हाइड्रोजन को फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है। द हाइड्रोजन आयन कैन बी secreted into the renal tubules fluid against a concentration gradient about 900 fold। ठीक है। यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसको बॉडी फ्लूइड निकाला जाता है, ताकि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखा जाए। अदरवाइज जो है वो एसिडोसिस हो सकती है अगर हाइड्रोजन अंदर रिटेन कर रहा हो। ठीक है। इनर्जेटिक्स ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसकी एनर्जी के लिए फार्मूला है कि एनर्जी कितनी लग रही होती है। उसमें क्या होता है कि इसका एनर्जी इन कैलोरीज पर ओस्मोल है, 1400 लॉग लिया जाता है C1/C2। C1 का मतलब वन साइड पे इसका जो है वो कंसंट्रेशन एट वन साइड ऑफ द सेल एंड कंसंट्रेशन अदर साइड ऑफ द सेल, यानी कि वन और टू, वन मीन वन नंबर साइड एंड सेकंड इज सेकंड नंबर साइड, आउटर एंड इनर। ठीक हो गया। ठीक है। अब हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या होता है कि एटीपी का सोर्स यूज हो रहा है एनर्जी के लिए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। और कौन कौन से मैकेनिज्म है जिसमें जो कि बॉडी में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहे थे? एक होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, वो काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? उसने सर्विलेंस करनी होती है, सेल की सर्विलेंस रोल प्ले कर रहा है, सेल वॉल्यूम को मेंटेन करके। ये सेल के अंदर का वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, स्वेल कर सकता है, ब्रस्ट हो सकता है, फिर वो आगे डिजीज और ये वो। और ये इसका काम है, सोडियम को बाहर निकाल के पोटेशियम के अंदर लेके आके लेवल को वाटर के सेल के अंदर मेंटेन कर रहा है। दूसरा काम कैल्शियम आयंस को मेंटेन कर रहा है मसल सेल्स के अंदर। और एक तो इसके दो जगह पे होते हैं, एक सेल के अंदर दो जगह पे होते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं चैनल कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। और तीसरे जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है हाइड्रोजन आयन की, वो कहाँ पे होती है? स्टमक में। और दूसरा किडनीज में, स्टमक में HCl की फॉर्मेशन के लिए, और किडनी से एक्सक्रीट करवाते हैं हाइड्रोजन को फॉर एसिड बेस बैलेंस। ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो उसका क्या मतलब है कि जो एनर्जी सोर्स है वो सेकेंडरीली है, यानी कि जो आयंस की मूवमेंट, जो आयंस पड़े हुए हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन, उससे जो एनर्जी है वो हम यूज करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ये आगे दो तरह की होती है, एक होता है को ट्रांसपोर्ट, एक होता है काउंटर ट्रांसपोर्ट। अब देखिए नाम से जाहिर है, को ट्रांसपोर्ट, काउंटर। को का मतलब सेम, ठीक है। काउंटर मीन ऑपोजिट। को ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि अगर एक मॉलिक्यूल, एक सेल है, एक मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है अगर, तो दूसरा भी उसी डायरेक्शन में सेम जाएगा, उसको कहेंगे को ट्रांसपोर्ट। यानी कि अगर सोडियम अंदर जा रहा है, साथ ही साथ ग्लूकोज भी मूव करेगा, तो इसको कहेंगे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और अगर एक चीज अंदर जा रही, एक चीज बाहर जा रही है, दूसरी चीज अंदर जा रही है, ठीक है, ठीक हो गया, तो क्या होगा? इसको कहेंगे हम काउंटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है। काउंटर ट्रांसपोर्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे सोडियम कैल्शियम की, सोडियम हाइड्रोजन की, ये है काउंटर ट्रांसपोर्ट, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, सोडियम अंदर, कैल्शियम आउटसाइड द सेल। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ द को ट्रांसपोर्ट। ये होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, इसी तरह कैरियर प्रोटीन है। ठीक है। और क्या होता है कि सोडियम अपनी बाइंडिंग साइड पे लगता है, ग्लूकोज अपनी बाइंडिंग साइड पे लगता है, स्ट्रक्चरल चेंज आता है, और वो सोडियम जो है मूव इनसाइड द, सोडियम मूव इनसाइड द सेल एंड ग्लूकोज साथ ही साथ वो अंदर मूव करता है। ठीक है। The gradient represents to a storehouse of energy because the excess sodium outside the cell membrane is always attempted to diffuse the interior. Under appropriate conditions, the diffusion energy of the sodium can pull other substances along with the sodium through the cell membrane. Okay, this phenomena called co-transport is the one form of the secondary active transport। यानी co-transport का क्या मतलब है कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है। ठीक है। उसके बाद हम काउंटर ट्रांसपोर्ट की बात करें। In counter transport, sodium and against attempt to different of the interior of the cell because of the large concentration gradient. However, this time the substance to be transported is on the side of cell and is transported to the outside. ठीक है। अब इसमें बात की हुई है को ट्रांसपोर्ट विद ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड अलोंग विद द सोडियम आयंस।
ठीक है। को ट्रांसपोर्ट इस वही वाली बात की है, ये अभी मैंने इस डायग्राम में बताया कि सोडियम और ग्लूकोज जो है वो को ट्रांसपोर्ट होती है, अमाइनो एसिड भी होते हैं, ये को ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल है, जिसकी एक ये एग्जांपल है। काउंटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि सोडियम है वो बाइंडिंग साइड पे अटैच हुआ, वो जब अंदर मूव किया उसके साथ ही साथ सो कैल्शियम जो है वो इनर साइड पे अटैच होकर रिसेप्टर साइड पे और वो आउटसाइड मूव कर देगा। सेम इसी तरह सोडियम हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि सोडियम जब अंदर मूव करेगा हाइड्रोजन बाहर मूव करेगा। ठीक है, ये सारा इस पैराग्राफ में ये बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये आता है, ये एग्जांपल देगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेलुलर शीट। ये आप जब किडनी का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी आपको अगर डिफरेंट एरियाज में जो है वो इस तरह से हो रहा होता है कि ये एक ल्यूमन है, यानी कि ये एक क्या ले, ठीक है, कोई एक क्या ले कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, जैसे कि लीवर की कोई नाली है जिसे कह ले ल्यूमन, उसका ये ल्यूमन है रास्ता। उस ल्यूम जो वेसल है एक, उसका एक जो इनर साइड है वो है ब्रश वाटर। ठीक है, और ये वाली उसकी आउटर साइड है और ये इसकी वॉल है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें इसको डायग्राम को समझने के लिए, जैसे कि ये एक पाइप है। ठीक है, इस पाइप का ये सारा जो है ये ल्यूमन है। ल्यूमन का मतलब जहाँ से जो रास्ता है उसका, जहाँ से कोई भी फ्लूइड पास कर रहा है, ये इसकी वॉल है जो कि जिससे पाइप बना हुआ है, और ये बाहर वाली साइड है सारी आउटर साइड। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये जो डायग्राम है वो ये है कि अगर हमने इतने हिस्से को कट करें, ये इस बॉक्स के अंदर जो हिस्सा हिस्सा ने इसको कट किया, उसको हमने जूम करके देखा तो ये वाली जो इसकी वाल का हिस्सा है ना, ये वाल है, ये इसकी वाल की विड्थ है। ठीक है, और ये उसका जो है बेजल बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यानी कि जो इसकी वाल जैसे कि एक वाल है, इसकी वाल की एक आउटर साइड होगी एक इनर साइड होगी, ये आउटर साइड जो है वो ये है, इनर साइड जो है वो ये है, और ये बाकी क्या वाल है। ठीक है, समझिए। अच्छा, उस और इस साइड पे ल्यूमन होगा, ये आउटर साइड होगी, और इसकी ये आउटर और इनर ये दो जो इसकी विड्थ है, यानी कि अगर हम इसको और जूम करें, ये एक वाल है, वाल की ये इनर साइड आ गई, ये आउटर साइड आ गई। इनर साइड वो होगी जो उसके ल्यूमन वाली साइड होगी, आउटर साइड जो होगी वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। अब ल्यूमन से जब सोडियम को रीअब्जॉर्ब किया, ठीक है, जैसे किडनी के अंदर होता है, रीअब्जॉर्ब किया, साथ ही साथ जो है वो वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा। ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाकर वापस ब्लड के अंदर, ये वाली ब्लड वेसल चल रही है, ये किडनी की साइड है। ठीक है, सोडियम यहाँ से रीअब्जॉर्ब हुआ, सेल के अंदर गया, यानी कि वाल के अंदर गया, यानी कि यहाँ पे सोडियम था, ये सोडियम जो है वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब होके इस वॉल के अंदर ठहर गया। साथ ही साथ वाटर जो था, वाटर भी मूव किया। ठीक है, वो भी इस वॉल के अंदर आ गया। अब इधर से ब्लड वेसल गुजर रही थी, इस ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब करवाना है, तो यहाँ से सोडियम जब मूव किया सेल के अंदर आया, वाटर भी आया, वो फिर मूव करके सोडियम और वाटर जो है वापस वो फिर इधर बेसमेंट मेम्ब्रेन से रीअब्जॉर्ब होके इस दूसरी साइड पे जो कोई ब्लड वेसल चल रही थी, या अगर इंटेस्टाइन की बात करें, इंटेस्टाइन में कोई भी फूड पार्टिकल्स गुजरे हैं, उसने उसमें से मिनरल्स विटामिन्स को रीअब्जॉर्ब किया, इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर आए, वहां से ट्रांसफर होके ब्लड वेसल के अंदर ब्लड के अंदर आ गए। ठीक है, ये एक जनरल मैकेनिज्म बताया कि जो कि डिफरेंट एरियाज में बॉडी में हो रहा था, इंटेस्टाइन में भी हो रहा है, किडनी के अंदर भी हो रहा है, उस जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होती है या एब्जॉर्प्शन होती है वहां पर हो रहा था। अब ये ल्यूमन है, सोडियम ने रीअब्जॉर्ब हुआ इनटू द सेल, साथ ही साथ वाटर को भी रीअब्जॉर्ब किया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू या ऑस्मोसिस हुई, और ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पे बेसमेंट वाली मेम्ब्रेन वाली साइड पे जो है वो सोडियम एंड वाटर मूव कर गए। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑकर थ्रू द फॉलोइंग, एक है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है, एपिथेलियम होता है रीनल ट्यूब्यूल, ये दो बातें मैंने बताई हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स यानी कि किडनी के अंदर हो रहा होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हो रहा होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर हो रहा होता है, उसके अलावा मेम्ब्रेन ऑफ द कोरोइड प्लेक्सस द ब्रेन, ब्रेन के अंदर, यानी कि ये वो 5 प्लेसेस हैं यहाँ पर ये मैकेनिज्म चल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, इसके क्या होता है, नंबर वन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन वन साइड टू द अदर साइड, एंड आइदर सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन टू द मेम्ब्रेन इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेल। ठीक है, कहीं पे जो है वो डिफ्यूजन हो रही है, यानी कि जैसे यहाँ से डिफ्यूज कर रहा है, यानी कि ल्यूमन में सोडियम ज्यादा था, हाई कंसंट्रेशन थी, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव मूव किया, ये डिफ्यूज हुआ। यहाँ पर ये इसको यहाँ पे कोई चीज़ अब्जॉर्ब किया है उसने, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस का प्रोसेस हुआ। ठीक है, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यानी कि यहाँ पे अब सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम थी, बाहर ज़्यादा थी, तो हमने लोअर से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके उस चीज़ को रीअब्जॉर्ब किया गया। ठीक है, इस मैकेनिज्म का डिफरेंट मैकेनिज्म इकट्ठे यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो आज हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन, एनर्जी यूज हो रही है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, दैट्स इट। और उसकी दो टाइप्स, प्राइमरी एंड एक्टिव। प्राइमरी में क्या होता है, एनर्जी सोर्स एटीपी। सेकेंडरी के अंदर एनर्जी सोर्स जो आयनिक कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैल्शियम आयंस की, हाइड्रोजन आयंस की ट्रांसपोर्ट। ये तीन एग्जांपल प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की है। उसके बाद सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जाते हैं को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ी एग्जांपल सोडियम ग्लूकोज की है कि सोडियम जो अंदर मूव करता है साथ ही साथ ग्लूकोज भी मूव करता है। काउंटर ट्रांसपोर्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, सोडियम अंदर मूव किया, कैल्शियम आउटसाइड मूव करेगा। जिससे सोडियम और हाइड्रोजन की को ट्रांसपोर्ट, काउंटर ट्रांसपोर्ट है कि हाइड्रोजन बाहर आ रहा है तो सोडियम अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आज हमारा जो चैप्टर है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये आज खत्म हुआ है। तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो डिफरेंट एमसीक्यूज है वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसको अच्छी तरह रीड करें। एनी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन हो आप जो है वो कमेंट करके उसमें बता सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ दोबारा रिपीट करनी हो, वो भी इंशाल्लाह उससे रिलेटेड वीडियो इंशाल्लाह विद इन अ डे और वन डे आपको इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।